तो हमारे पास फंड्स में जो पहला फंड क्रिएट करना होगा वो रिजर्व फंड क्रिएट करना होगा। ये बैंक अपने पास मेंटेन करेगा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट नहीं कराएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कैश रिजर्व फंड है। पाकिस्तान में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उन सबको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और क्या डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? जो आपकी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होंगी उसका 6% आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट अकाउंट में पैसा जमा करा के रखना होगा। ये आपका कैश रिजर्व फंड है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंड है हमारे पास वो है लिक्विडिटी रिजर्व फंड। और ये सेक्शन भी अगर आप देखें, इस सेक्शन को भी अगर आप गौर से देखें, आपने लिक्विडिटी रिजर्व फंड का मतलब क्या है? बैंक ने देखें, बैंक के पास डिपॉजिटर से एक पैसा आएगा, और जब बैंक के पास डिपॉजिटर से एक पैसा आएगा और अगर वो डिपॉजिटर को टाइम पे ना कर सके, इस चीज को काउंटर करने के लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है कि हर बैंक ने कुछ पैसा लिक्विड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब लिक्विडिटी रिजर्व फंड में? आपने कुछ पैसा कैश रखना पड़ेगा, आपने कुछ पैसे को, फॉर एग्जांपल आपने जो आपके पास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं आपने उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आपके पास कोई करंट अकाउंट है, लेट से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट अकाउंट में, गोल्ड्स वगैरह में आपने ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हाईली लिक्विडिटी एसेट्स होंगे जिसको आप फौरन से रियलाइज कर सकते हो। अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, ये आपका हाई लिक्विडिटी एसेट नहीं होता, बिकॉज एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स जब वो रीपे हो रहा होगा आप उसको तभी रियलाइज कर सकते हो। तो आपने इन पैसे को इस तरीके से लिक्विडिटी रिजर्व फंड में मेंटेन करना होगा। और ये लिक्विडिटी रिजर्व फंड भी जो आपने मेंटेन करना होगा प्यारे बच्चों, कि इसलिए करना होगा ताकि आप कल को डिपॉजिटर्स अगर आपसे पैसा मांगने आए तो आपके पास एटलीस्ट इतने लिक्विड्स में पैसे अवेलेबल हो कि आप उसको डायरेक्टली रीपे कर सकें। इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे पूरे सेक्शन को, हमने यहाँ पे कैश रिजर्व फंड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पड़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। क्या मतलब? सर यहाँ भी एक रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड होगा, सर यहाँ भी एक परसेंटेज होगी, यहाँ भी लायबिलिटीज, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज की परसेंटेज डिटरमाइन करके मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा। लायबिलिटीज मेरे पास दो किस्म की होगी, या तो 1 साल से कम होगी या 1 साल से ज्यादा होगी। जो 1 साल से ज्यादा वाली होगी प्यारे बच्चों वो एग्जाम्प्ट होगी। ईच एंड एवरी क्राइटेरिया इज सेम, बस फर्क कितना है, आपने टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का 19% मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स में। ये पैसा आपने कहीं डिपॉजिट नहीं करवाना है, ये पैसा आपने अपने पास मेंटेन रखना है। मतलब अगर आपके पास डिपॉजिटर्स हैं 100 रुपए के और एक ही डिपॉजिटर 100 रुपए का, तो एटलीस्ट उस 100 रुपए में से आप सारा का सारा एडवांसेस नहीं दे सकते। 100 के 100 रुपए आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 100 रुपए में से एटलीस्ट 19 रुपए आपने हाईली लिक्विडिटी एसेट्स में, और इसका भी एनेक्जर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि आप इन जगह पे पैसा जमा करा सकते हो। लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एजेंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके करंट अकाउंट में आप ये पैसा जमा करवा सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? 19% कन्वेंशनल बैंक के लिए है, और अगर कोई इस्लामिक बैंक होगा तो उसके लिए जो परसेंटेज डिसाइड की गई है वो 14% है। ए टू जेड जितना कुछ कैश रिजर्व फंड में पड़ा, क्या पड़ा? टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? 1 साल से ज्यादा वाली एग्जाम्प्ट होती है। आपने ये पैसा किसको जमा कराना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा कराना है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं कराना, यहाँ पे आपने मेंटेन करना है लिक्विड एसेट्स को। और इसके अलावा जो 1 साल से ज्यादा लायबिलिटी वाली आपकी होंगी उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? ओरिजिनल फिक्स टर्म को देखेंगे या फिर रिमेनिंग मैच्योरिटी को देखेंगे, उसके बेसिस पे आपने इन सारी चीजों को डिटरमाइन करना होगा। क्या यहाँ तक हमें समझ आता है? तो लिक्विडिटी रिजर्व फंड भी आपने मेंटेन करना होगा। कितना? कन्वेंशनल बैंक के केस में 19% और इस्लामिक बैंक के केस में आपने इसको मेंटेन करना होगा 14%। एक छोटा सा इसमें मसला है, और मसला ये है कि अगर आप एक फॉरेन बैंक है, अगर आप एक फॉरेन बैंक है तो फॉरेन बैंक ने प्यारे बच्चों एक पैसा आपको जमा कराया होगा। किस केस में? एक पैसा आपको जमा कराया होगा जो उसने मिनिमम कैपिटल आपके पास जमा कराया होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के केस में। देखें, अगर एक फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक का मतलब क्या? जो पाकिस्तान में, एक ऐसा बैंक जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, जो एक ऐसा बैंक जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, बैंक जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा बैंक है जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है उसका पेड अप कैपिटल तो कुछ नहीं होगा। तो उसने एक अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करवाई होगी, उसने अमाउंट एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराई होगी। एक अमाउंट वो ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुका है। अच्छा, ये जो रिजर्व फंड है ये फॉरेन बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होती है पेड अप कैपिटल के बेसिस पे, उसकी कैलकुलेशन होती है शेयर प्रीमियम अकाउंट के बेसिस पे।
अगर ये बैंक ही पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो उसकी बुक्स में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट तो आ ही नहीं रहा होगा, पेड अप कैपिटल तो आ ही नहीं रहा होगा, हेड ऑफिस अकाउंट आ रहा होगा। तभी अगर आप रिजर्व फंड सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखेंगे तो वो कहता है एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, वो आपको उन बैंक का जिक्र नहीं करता जो कि पाकिस्तान से बाहर बने और यहाँ पे उसने ब्रांच या लाइसेंस ऑफिस खोली हुई है। ये सेक्शन फॉरेन बैंक्स के ऊपर, वो वाले बैंक जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं और यहाँ पे फंक्शंस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। कैश रिजर्व फंड्स दोनों बैंक्स के ऊपर अप्लाई होगा, जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट भी हुए हैं और जो पाकिस्तान से बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुए हैं लेकिन यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, ये सेक्शन इनके ऊपर भी अप्लाई होगा। लिक्विडिटी रिजर्व फंड के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, बाहर से पैसा हमारे पास है इसको प्रमोट करने के लिए एक क्लॉज डाला है। तो क्लॉज ये डाला है कि जो पैसा आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो सिटी बैंक है फॉर एग्जांपल, अगर उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कराया हुआ है, यहाँ तो डिपॉजिट कराने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज तो रिजर्व और इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और कैश रिजर्व फंड भी अगर उसने डिपॉजिट कराया हुआ है तो यहाँ जो लिक्विडिटी रिजर्व की वर्किंग होगी तो ये दोनों अमाउंट को ऐड किया जाएगा और इन दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद ये डीम किया जाएगा कि उसने लिक्विडिटी रिजर्व फंड मेंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मेरे पास लेट से ₹19 की आती है कि मुझे 19 रुपए के लिक्विडिटी रिजर्व फंड मेंटेन करना है। लेकिन जब मैंने कंपनी बनाई, पाकिस्तान से बाहर कंपनी बनाई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास उस सिटी बैंक ने जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और यहाँ पे बिजनेस कैरी कर रही है, उसने 10 रुपए जमा कराए हुए, मैं 10 रुपए को ऐड करूंगा और यहाँ पे मैंने कैश रिजर्व फंड स्टेट बैंक के पास लेट से 5 रुपए के डिपॉजिट कराए हुए, तो 15 रुपए। मुझे अब अलग से 19 रुपए जमा कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो 10 रुपए और ये 5 रुपए मिला के बनते हैं 15 रुपए। इस 19 में से 15 में ऑलरेडी डीम्ड है कि ये लिक्विड फंड्स मेंटेन कर चुका हूं। मुझे जो एडिशनल जमा कराने होंगे प्यारे बच्चों, वो 4 रुपए के लिक्विडिटी रिजर्व फंड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मुझे 4 रुपए शायद नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करने पड़े, गोल्ड में इन्वेस्ट करने पड़े, कैश रखना पड़े, मैं जो ऑलरेडी स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा चुका हूं। ये दोनों पैसा स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो डीम किया जाएगा फॉरेन बैंक्स के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं लेकिन यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए डीम किया जाएगा कि उन्होंने ये रिजर्व मेंटेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ आज इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। इसके अंदर 2-3 टेक्निकलिटीज थी और चूंकि अगर आप इन टेक्निकलिटीज को देखें और जो रिसेंट सर्कुलर्स अगर आप देखें, जो नवंबर 2021 में हमारे पास एक सर्कुलर आया है जिसकी वजह से परसेंटेजेस वगैरह चेंज हो रही है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस में कुछ और परसेंटेज लिखी है, फिर एक सर्कुलर आया 18 में उसमें कुछ और परसेंटेज लिखी है, फिर नवंबर 21 में एक डीएमडी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2018 आया उसमें कोई और परसेंटेज लिखी है। ये पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आपको ये जो सिनेरियोज और इलस्ट्रेशंस हमने आज करी हैं इसके ऊपर वो एक अच्छे सवाल आपसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके हैंडआउट्स आपसे ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।